आज जो है से बायोलॉजी का क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो ध्यान से समझना और इसका याद रखना बहुत जरूरी है। काहे कि इसका छोटी मोटी चीज को जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है और परीक्षा में पूछने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चार ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछेगा, जानकारी तो सबके रखना जरूरी है। ठीक है, तो बोलो सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑनिरोलॉजी कहते हैं। सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। सपना के अध्ययन के मतलब समझ में आ रहा है? जैसे हम बायोलॉजी बोलते हैं, किसको? जीव विज्ञान के अध्ययन करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट। आ रहा समझ में? उसी प्रकार से हम ऑनेरियोलॉजी जो है, ऑनिरोलॉजी जो है, हम सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य के सुंदरता जो होता है, सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी बोलते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी। एक एक क्वेश्चन है, एक एक नंबर का, इसको याद रख लेना, रट जाना नहीं याद होगा तो। सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी बोलते हैं। जीवन के उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। जिस समय जीवन की उत्पत्ति हुआ था उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं था। हम लोग जो श्वास के रूप में लेते हैं वो कौन सा गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, छान करके ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेकिन किस प्रकार से रूप में लेते हैं? जैसे में देखो, एक होता है ऑक्सीजन, अरे समझ में बाबू, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लेते हैं 21%। समझ में आ रहा है? लेते हैं, मार्कर कहीं भी खत्म हो गया ना, है ना? ऑक्सीजन लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 17%। समझ में आ रहा है? 4% रख लिए। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और छोड़ देते हैं 4%। तो ज्यादा मात्रा में उसको हम छोड़ रहे हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं कि छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन लेते हैं 78% और छोड़ भी देते हैं 78%, इसलिए नाइट्रोजन से हमारा कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हम गिनती करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस समय जीवन की उत्पत्ति हुआ था उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं था। ऑक्सीजन जो हवा है ना, वो ऑक्सीजन नहीं था। समझ में आया? शरीर में सबसे मजबूत तत्व अगर बोल दिया जाए, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़ा की हड्डी होता है। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होता है, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी बोले तो कान की हड्डी होता है, स्टेपस। समझ में आ रहा है? और सबसे लंबी हड्डी बोले तो रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन बता रहा है सबसे मजबूत तत्व के रूप में बोला जाए तो दांत में जो ऊपरी परत जो होता है, दांत का ऊपरी परत, उसको हम क्या नाम दिए हैं? एनामेल नाम दिया गया, उसको एनामेल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे मजबूत जो तत्व होता है दांत शरीर में, वो एनामेल होता है। दांत के ऊपरी परत जो उजला भाग होता है, वो कौन चीज का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। दांत में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? अगर कोई स्त्री का जन्म लिया, लड़का हो या लड़की, तो किस पर निर्भर करता है? पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर इसलिए करता है कि मान लिया जाए योग्य पुरुष और योग्य क्या? स्त्री। समझ में आ रहा है? पुरुष में पाया जाता है X और Y, दोनों क्रोमोसोम जो पाया जाता है X और Y पाया जाता है, और स्त्री में X और X पाया जाता है। समझ में आया? अगर पुरुष से क्रोमोसोम Y निकल के आया और महिला में तो सिर्फ X होता है, चाहे तो ये निकले चाहे तो ये निकले, क्या आता है? X आता है। अगर इधर से Y गया, इधर से X आ गया, तो X और Y बन गया।
बन गया ने। अगर x y बन जाता है तो देखो x और y किसका होता है, पुरुष का ने। तो जन्म लेने वाला बच्चा जो है से लड़का होगा। क्या होगा, लड़का। और अगर वही पुरुष से अगर x आ गया और महिला से अगर x आ गया तो दोनों x बन गया, ये जन्म लेने वाला बच्चा लड़की होगा। समझ में आ रहा है? अरे सोच बाबू, लड़का कैसे जन्म लेता है, लड़की कैसे जन्म लेती है इसे। यानी पुरुष में दोनों किस्म का पाया जाता है, एक अथी एक्स भी और वाई भी। अगर एक्स निकल के आया, अब महिला में सिर्फ एक्स पाया जाता है, तो अगर महिला तो जब भी निकलेगा तो एक्स निकलेगा, और पुरुष में से अगर वाई निकल गया तो एक्स वाई बन गया, और एक्स वाई होगा तो जन्म लड़का लेगा। और अगर पुरुष से एक्स निकलेगा और महिला में तो एक्स रहबे करता है, तो दोनों एक्स मिल गया तो जन्म लड़की होगा। समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज तंत्रिका आवेग। तंत्रिका तंत्र जो होता है ने, वो सबसे तेज तंत्रिका का आवेग जो होता है 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सेकेंड नहीं, घंटा। 532 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 532 किलोमीटर जाएंगे। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल, मनुष्य के फेफड़ा जो होता है फेफड़ा, तो फेफड़े का अंदर का जो क्षेत्रफल होता है, जो फेफड़ा होता है फेफड़ा, वो फेफड़े के अंदर का क्षेत्रफल जो होता है 93 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 93 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हम बोलते हैं। शरीर के भीतर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना कोशिका नष्ट होती है, खत्म होता है? 150 लाख कोशिका। कितना लाख? 150 लाख कोशिका जो होती है 1 सेकेंड में खत्म हो जाता है, यानी मर जाता है। समझ में आ रहा है? स्त्री के गर्भाशय, स्त्री के जहां गर्भ में बच्चा पलता है, वो गर्भाशय का जो भार होता है, जो स्त्री कभी बच्चा को जन्म नहीं दिया है, वैसे स्त्री का गर्भाशय का भार कितना होता है? 50 ग्राम। गर्भाशय का भार कितना होता है? 50 ग्राम। अब अगर एक भी बच्चा जन्म दे दिया, 1 गो 2 गो 4 गो, तो वैसे स्त्री का गर्भाशय का भार 100 ग्राम होता है, 50 ग्राम बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो स्त्री जन्म नहीं दिया बच्चा को, वैसा स्त्री का गर्भाशय का भार 50 ग्राम, और जो जन्म दे दिया उसका 100 ग्राम। समझ में आ रहा है? किडनी जिसको बोलते हैं गुर्दा, गुर्दा के भार, किडनी का भार जो होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम। कहीं कहीं 150 दे देगा, तो 140 या 150 लहे लगभग में मार देना है, ठीक है। हृदय रक्त पंप करता है, क्षमता उसका होता है 1 मिनट में 4.5 लीटर। हृदय जो है पंपिंग जो करता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन करता है, 1 मिनट में उसका पावर रहता है 4.5 लीटर ब्लड जो इसे पंपिंग करेगा। आ रहा समझ में? 1 मिनट में कितना? 4.5 लीटर। इसलिए इतना स्पीड में चलता है, इतना रफ्तार से ब्लड सर्कुलेशन होता है कि देखा होगा खस्सी उसी कटता होगा, अगर खस्सी को अगर काट दिए तो ब्लड देखना उसका एकदम इतना लगता है कि कितना प्रेशर से फुचकारी की तरह, जैसे हम लोग रंग अभी खेलते हैं ना, तो पिचकारी जो होता है उससे कितना स्पीड में मारते हैं, तो उसी प्रकार से ब्लड भी उससे अपने आप निकलेगा, इतना ब्लड सर्कुलेशन तेजी होता है। समझ में आ रहा है? तो कितना? 1 मिनट में 4.5 लीटर ब्लड सर्कुलेशन करता है, रक्त पंप करता है, ठीक है। छोटी आंत, शरीर में जो छोटी आंत होता है, खाना का पचने का शुरुआत कहाँ से होता है? पचने का शुरुआत मुंह से शुरू होता है। समझ में आ रहा है? खाना के पाचन का जो शुरुआत होता है मुंह से शुरू होता है, लेकिन सबसे लास्ट में कहाँ जाता है? सबसे लास्ट में। बहुत प्रक्रिया है, लेकिन सबसे लास्ट में जाता है छोटी आंत में। वही छोटी आंत की जो लंबाई होती है 7 मीटर लगभग। आ रहा समझ में? कितना मीटर? 7 मीटर लगभग। 7 मीटर लंबा लगभग होता है। और वही व्यास, वही छोटी आंत की जो व्यास होती है 2.5 सेंटीमीटर लगभग, एकदम रहता है पतला। आ रहा समझ में? नस रहता है वो, तो रहता है पतला, लेकिन लंबा बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा? उसका शरीर में देखना तो मान लिया जाए यहाँ से निकलेगा और यहाँ पूरा ऐसे रहेगा पेटवा में। देखना शरीर के पेट में देखना, कहीं फिगर उगर बना रहेगा बायोलॉजी किताब में,
तो देखना यही जो होता है पूरा शरीर पेटवा में भरल रहेगा, यही लगता है कि अतरी पचौड़ी जैसा एकदम पूरा भरल रहता है ना रे। तो वही चेहरा की तरह, चेहरा देखा है ने, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? चेहरा। तो वही चेहरा की तरह पूरा जो ऐसे शरीरवा में एकदम पेटवा में भरल रहेगा, वही होता है छोटी आंत। समझ में आ रहा है? जो कितना मीटर लंबा रहता है? 7 मीटर से 7 से 8 मीटर देता है लगभग। समझ में आ रहा है? लगभग में रहता है। समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन बताओ, सांस जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वासोच्छ्वास जो होता है, कितना सेकंड का समय लगता है? 5 सेकंड। श्वास लेने में 3 सेकंड और छोड़ने में 2 सेकंड। छोड़ने में 2 सेकंड और लेने में 3 सेकंड। एक बार कस के सांस लो 3 सेकंड और छोड़ो 2 सेकंड, कुल मिला के 5 सेकंड। एक नॉर्मल की बात बता रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कि हम खींच रहे हैं सांस तो खींच रहे हैं। तो 4 मिनट और 5 मिनट लगा दो, बोलो सर हम तो 5 मिनट लग गया। समझ में आ रहा है? तो ये बात नहीं है, ये कंपटीशन है, ये एक नॉर्मल सी बात बता रहे हैं कि लेने में 3 सेकंड और छोड़ने में 2 सेकंड, कुल मिलाकर 5 सेकंड का समय लगता है। समझ में आ गया? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब क्वेश्चन जो है जानकारी रखने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है? चलो ठीक।